कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल। उससे पहले बी मैंने क्रॉस किया था, आज वो बी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस बी के अगर आप सॉल्यूशन पे देखें तो सॉल्यूशन में ठीक है, सॉल्यूशन पे आपको लंबी चौड़ी कहानियां मिलेंगी, ज़रा आपने उनसे परहेज कर लेना है, ठीक है। और आपने वही पॉइंट्स जो आपको ऊपर नोट्स के अंदर लिखवाए हैं वो मैंने खुद छोटे कर दिए थे, वही आपने जहन में रख लेने हैं, क्योंकि इतनी बातें याद रखना ज़रा मुश्किल हो जाएंगी। मांगी उसने 2 लिमिटेशंस थी, लेकिन लिख दी हैं उसने सॉल्यूशन के अंदर 4 लिमिटेशंस। बात वही है, बस एक हेडिंग बना के 3-4 लाइनों में बात लिखी गई है। फॉल्स रिजल्ट्स, इफेक्ट ऑफ प्रायर लेवल चेंजेस, अच्छा प्राइस लेवल सॉरी चेंजेस, वही इन्फ्लेशन, फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, मैंने कहा बिजनेस कंडीशन को इग्नोर करते हैं, फिर पहला है लिमिटेड कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वाली जो बात हमने की थी। तो बातें मोर और लेस वही हैं, ठीक है। आपने लंबी तफसीलों की बजाय वही 5-6 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। वो पॉइंट्स सेल्फ डिस्क्रिप्टिव ही थे, एक लाइन के अंदर सारी बात बताई हुई थी। हो जाओ यार, हो जाओ, जल्दी कर लो जो भी करना है, ठीक है जी। तो अब पॉइंट पार्ट बी भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट ए आपके होमवर्क में था, बी हमने आज स्टार्ट में कर लिया है। कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए आपको पता है आपको 3 रेशियोज कैलकुलेट करना पड़ेंगी, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज। फिर 2 डेटर और इन्वेंट्री को ऐड करके क्रेडिटर को माइनस करोगे तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। तो एक तो ये 4 रेशियोज आपने कैलकुलेट करनी थी, 3 रेशियोज और फिर चौथी उनका रिजल्टेंट। लेकिन साथ ही उसने क्या कह दिया था, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स सिग्निफिकेंस। तो बेटा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वही जो मैंने आपको लिखवाई थी कि ये वो वक्त है साइकिल, ये जो कैश साइकिल है, ये वो वक्त है, वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारी जेब से पैसे निकल के वापस हमारी जेब में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बच्चों की एग्जांपल दी कि मैंने ये पेन ख़रीदा, ठीक है। ये पेन मैंने ख़रीदा मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये का, और ये ख़रीद के मैंने रख दिया। अब 10,000 रुपये मेरी जेब से निकल कर ये इस पेन के अंदर आ गए। ये पेन मैंने बेचने के लिए ख़रीदा है, ये इस वक्त मेरी इन्वेंट्री है। अब मेरा 10,000 रुपये इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, 8-10 दिन ये इन्वेंट्री रही, फिर शरद नान ने इसको ख़रीद लिया, उनको ज़रूरत पड़ी, पेन ख़राब हो गया, एक सा पेन यूज़ करते थे। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें 15 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बिज़नेस ऐसे ही चल रहा होता है। मैंने ये पेन उनको 15,000 का बेच दिया, ठीक है। अब मेरे 10,000 अभी भी फंसे हुए हैं, 10 दिन इन्वेंट्री में फंसे रहे, 15 दिन डेटर में फंसे रहे, और फिर पैसे वापस आए। तो ये जो 25 दिन है, ये 25 दिन का अरसा वो अरसा है, मैंने कैश में ख़रीदे थे इस बाई से, ठीक है ना। तो ये पेन मैंने कैश में ख़रीदा था, यहाँ पर मैंने उधार नहीं डाला, ठीक है ना, तो आगे सिंपल हो जाए कैलकुलेशन। तो ये 25 दिन वो अरसा है जिसके लिए मुझे 10,000 रुपया अरेंज करना है। बात समझिए, 25 दिन वो अरसा है जिसके लिए, जिस अरसे के लिए मैंने इस 10,000 को फाइनेंस करना है, जिसका मैंने पेन खरीदना है, फाइनेंस करना है, अरेंज करना है। चाहूँ तो अपने घर से पैसे लगा लूँ, कैपिटल इंजेक्ट कर दूँ, चाहूँ तो बैंक से लोन ले लूँ, ठीक है, 25 दिन के लिए। चाहूँ तो इस बाई से उधार पे उठा लूँ, 10,000 रुपये का पेन ले लूँ इससे कहूँ तो मैं 25 दिन में पैसे वापस कर दूंगा, और 25 दिन बाद जब पैसे आए अपना 50 रख के इसको 10 दे दूँ। ये भी एक मैंने लोन ही लिया है, फाइनेंस ही अरेंज किया है। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल उस अरसे को कहते हैं जिस अरसे के लिए आपने अपनी इस इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करना होता है, यानी इस पैसे को अरेंज करना होता है। तो ये बात आपने सिर्फ लिखनी थी 1-2 जुमलों के अंदर। पहले आपने कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना था, उसके बाद आपने बताना था कि दिस इज़ द टाइम टेकन बाय द कैश टू कम बैक, या यूँ कह लो कि दिस इज़ द टाइम taken from the period when we purchase inventory and when cash is received from the debtors, ठीक है जी। तब तक हमारा पैसा वापस आ गया। और फिर साथ ही आपने एक लाइन के अंदर ये भी लिख देना है कि ये वो पीरियड है जिस पीरियड के लिए हमने इन्वेंट्री को फाइनेंस करना होता है। सिंपल सी बात, सॉल्यूशन के अंदर मैंने पिछली क्लास में देखा था, यही लिखा हुआ था। 78 days हैं। द अबव कैलकुलेशन सिग्निफाइज द पीरियड ऑफ टाइम दैट elapses बिटवीन पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड कलेक्शन ऑफ कैश। SDL हैज़ टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया था, ऐसी मौज वाला सवाल अब नहीं आया करता। कभी कभी आ जाता होता है, वैसे अभी भी आ सकता है आने को। तो क्या था जी, इसमें सिर्फ कंप्यूट करना है। तो अगर सवाल में कह रहा है सिर्फ कंप्यूट, तो खुद से फिर आपने नहीं इंटरप्रिटेशन करने लग जाना, ठीक है। पहले सवाल में क्या उसने कहा था, ब्रीफली एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। या यूं कहेगा एनालाइज करो या इंटरप्रेट करो, फिर तो हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद कह रहा है सिर्फ क्या, कंप्यूट, तो फिर खुद को मुसीबत में नहीं डालना, कंप्यूटेशन करेंगे, वो तो वैसे ही आपका फेवरेट काम है, ठीक है। तो कंप्यूट करो लिक्विडिटी रेशियोज, डेट रेशियोज और वर्किंग कैपिटल रेशियोज, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज कौन कौन सी हैं जी, करंट और क्विक, करंट और क्विक। डेट रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवर रेशियो, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल में डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज, ना टर्नओवर बोलो, डेज डेज बोलो सिर्फ, ना टर्नओवर बोलो, ठीक है जी। और इनसे मिलाकर अगर वक्त और नंबर इजाजत दें तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी निकाल दो, बस जी। मैं उस तरफ आता हूँ, 6 नंबर के लिए इससे ज़्यादा नहीं जाना, बल्कि वैसे भी अगर आप सुन लें, सवाल में उसने कहा डेज वाली रेशो निकालो, मतलब वो मैं डेटर की एग्जांपल देता हूँ। सवाल में उसने कहा डेटर डेज कैलकुलेट करो, तो डेज वाली तो है ही डेज वाली रेशो। सवाल में उसने कह दिया डेटर टर्नओवर डेज निकालो, तब भी सिर्फ डेज। सवाल में उसने कह दिया डेटर की रेशो निकालो, तब भी सिर्फ डेज। टर्नओवर, सिर्फ टर्नओवर वाली रेशो की तरफ तब जाना है जब वो स्पेसिफिकली कह दे, सिर्फ यूं बोले डेटर टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशो निकालो। बात समझ आई है? यानी कि सिर्फ डेटर बोल रहा है या डेटर डेज बोल रहा है या डेटर टर्नओवर डेज बोल रहा है। डेज कह रहा है फिर तो अच्छी बात है, डेज नहीं भी कह रहा तो आपने सिर्फ डेज वाली तक ही रखना है खुद को। जब तक खुद स्पेसिफिकली कह ना दे टर्नओवर, डेटर टर्नओवर की रेशो निकालो, तब तक इस तरफ नहीं जाना। तो वर्किंग कैपिटल रेशो भी सिर्फ कह देना, तो वर्किंग कैपिटल रेशो के अंदर आपने डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज और वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल देना है, टर्नओवर की तरफ, रेशोज की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अनलेस कि वो खुद कह दे कि टर्नओवर, सिर्फ लिख दे टर्नओवर रेशो निकालो, या नंबर बहुत ज्यादा हो, जैसे वो सिर्फ कह दे वर्किंग कैपिटल रेशोज निकालो और नंबर हो 8-10, तो फिर सातों रेशोज कैलकुलेट कर देना, ठीक है। अच्छा, अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर एनालिसिस करना हो यानी इंटरप्रिटेशन भी करनी हो, तो आप वो कहे वर्किंग कैपिटल रेशियोज को भी कैलकुलेट करो और एनालाइज करो, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में तो सिर्फ डेज वाली रेशियो ही कैलकुलेट करना। एनालिसिस के अंदर आप बोलने के लिए टर्नओवर भी बोल सकते हो। क्यों? आपने रेशियो निकाली हुई होनी है, एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल सामने ही पड़ी होनी है। आप कैलकुलेटर पे ही उसको उल्टाकर आंसर लिखकर निकाल के वो लिखते हुए लिख सकते हो कि जी डेटर डेज आर 72 और डेटर्स आर कन्वर्टेड टू इतने टाइम्स। लिखने के लिए लिख लो, लेकिन कैलकुलेशन की तरफ बिल्कुल मत जाना, टाइम्स आया होगा, ठीक है। तो भाई समझ आ गई बात की। अगर कहे वर्किंग कैपिटल रेशियोज निकालो तो सिर्फ डेज वाली रेशियोज निकालोगे, और अगर डेज वाली रेशियोज का नाम ले फिर तो निकालनी ही डेज वाली रेशियोज हैं। सिर्फ डेटर रेशियोज कह दे, डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री रेशियोज निकालो, फिर भी डेज वाली ही निकालना। टर्नओवर वाली रेशियो सिर्फ तब निकालना जब वो सिर्फ यूं बोले डेटर टर्नओवर निकालो, क्रेडिटर टर्नओवर निकालो या इन्वेंट्री टर्नओवर निकालो। याद रहेगी ये बात? चले, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क में था, पार्ट ए, बड़ा खूबसूरत। बच्चे जो है ना, बच्चे रेशियोज याद करके चले जाते हैं, चलो कैलकुलेशन के नंबर तो मिलेंगे, फिर उनको ऐसे सवाल का सामना हो जाता है जिसमें वो रेशियोज कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। सवाल के अंदर उसने रेशियोज निकाल के दे दी थी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट कहता है क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस वेदर यू एग्री विद द क्लेम ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने को क्लेम किया है, क्या क्लेम किया है? वो कहता है इन द लेटेस्ट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स वाली,
Directors of DFL have claimed that liquidity position of company has improved significantly. अब liquidity के लिए ratios कौन सी यूज होनी है? ठीक है, जबरदस्ती करके कोई क्रेडिटर वाली रेशियो डाल दे तो डाल दे, वरना वो यूज नहीं होनी, ठीक है। और प्रॉफिट रेशियो का तो कोई ताल्लुक नहीं लिक्विडिटी से, ठीक है। तो इन्हीं दो रेशियोज के ऊपर आपने कमेंट करना है। अब डेटर ने जो किया है ना, वो शायद उन्होंने इस करंट रेशियो को देखते हुए किया है कि करंट रेशियो इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब आप डीप डाउन जाकर देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को, तो आपको नज़र आ रहा है कि करंट रेशियो तो बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्विक रेशियो कम हो रही है। अब लिक्विडिटी क्या है? एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये कैश यानी बिल्कुल क्विक वाले एसेट्स कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ करंट रेशियो बढ़ रही है, तो फिर और तो कोई, इन दोनों के दरमियान फर्क तो इन्वेंट्री का ही होता है, तो फिर और तो कोई वजह नहीं लगता इन्वेंट्री बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आप कहोगे जी हम तो डायरेक्टर्स के इस क्लेम से जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, ठीक है, क्योंकि करंट रेशियो तो बढ़ रही है लेकिन एट द सेम टाइम क्विक रेशियो कम हो रही है, ठीक है। और क्विक रेशियो का कम होना, करंट रेशियो का बढ़ना, ये निशानदेही कर रहा है कि मे बी, मस्ट नहीं कहना फिर भी, ठीक है ना, मे बी इन्वेंट्रीज जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। और साथ ही इतना काफ़ी है वैसे लिख देना कि करंट रेशियो बढ़ रही है और क्विक रेशियो कम हो रही है, तो मे बी एन इंडिकेटिव दैट इन्वेंट्रीज आर स्लो मूविंग, इन्वेंट्रीज आर पाइलिंग अप, ठीक है। ये काफ़ी है 3 नंबर के लिए। आपने कह दिया कि जी हम नहीं एग्री करते क्योंकि क्विक रेशियो कम हो रही है, करंट रेशियो बढ़ रही है, तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही होंगी, हमारा अंदाजा है। लेकिन किसी की नज़र इधर पड़ गई कि जी ये तो फूड वाले हैं, ठीक है, डेयरी फूड वाले हैं, तो फिर इनका दूध खराब ना हो जाए ज़्यादा इन्वेंट्री में पड़ा पड़ा, इसलिए एक ख़तरा ये भी है कि इनकी इन्वेंट्री अगर बहुत बढ़ रही है तो इनको रिस्क है कि इनकी इन्वेंट्री का लॉस ना आ जाए, ठीक है। तो किसी की इस पर नज़र पड़ गई तो अच्छी बात है, ना भी पड़ी तो जितनी बात नीचे लिख दी है आपने वो काफ़ी है। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि मैं आपको इन सवालों के अंदर बैठ के डिक्टेशन नहीं करवाऊंगा, डिक्टेशन जितनी को मैंने करवानी थी करवा दी है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही डिस्कशन कर दूंगा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये हो गया, वो हो गया, पर्चे में आपसे लिखा नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने आज एनपीओ और फिक्स एसेट का जो प्लान किया था उसको एकदम से ही क्लास में, रिवीजन क्लास के मतलब इस रिवीजन क्लास से पहले मैंने रोक दिया कि आज का एक दिन आपको दे देना चाहिए रेशियोज़ के लिए। आज का दिन आप लगा लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इनको लिख के प्रैक्टिस करना है। लें जी, यहाँ पर अब देखो, उन्होंने कैलकुलेट नहीं कहा, दिया एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल रेशियोज। लिक्विडिटी तो बहुत आसान, कौन कौन सी हैं जी? करंट एंड क्विक, ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल रेशियो सिर्फ बोल रहा है तो क्या करोगे? डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज। हाँ, नंबर इजाजत दें तो ये भी कर लो, वरना वो 3 भी काफ़ी हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। मैच यहाँ पड़ता है आगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एक्सपेंसेस वाली, फिर परसेंटेज ग्रोथ वाली। अब क्या करें भाई? तो बताया उसने नहीं है तो आप अपनी मर्जी करेंगे। नंबर्स को देखिएगा, अनलेस के कोई 10-12 नंबर की सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ जाए और आपको कुछ ज़्यादा बताना पड़े, तो वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अगर सिर्फ वो कह दे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालो, आपको ऑप्शन दे दे, तो आपने मैक्सिमम ऊपर वाली मेन पहली 4 में से 2 रेशियोज कैलकुलेट कर दें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एसेट्स। क्योंकि इसमें एक तरफ देखो, बैलेंस शीट के एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये पहली रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड से प्रॉफिट बता देती है, दूसरी एसेट से, तो काफ़ी है। इक्विटी और एसेट टर्नओवर को रहने भी दो, तो ये काफ़ी हैं 2, ठीक है। उसके बाद वो जो ढेर सारी रेशियोज थी, एक्सपेंसेस भी थे जिसमें हर किस्म के, उनको सबको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जीपी रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल दो, क्योंकि जीपी रेशियो के अंदर आप कॉस्ट ऑफ सेल की बात भी कर जाओगे और नेट प्रॉफिट रेशियो में आप सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस की भी बात कर जाओगे, ठीक है। सही है? अच्छा, अब जी सही है। अच्छा, अब
रेशोज इकट्ठी कैलकुलेट, रेशोज उसने ग्रुप बना के कैलकुलेट करवाई हैं, तो आप भी इनकी इंटरप्रिटेशन ग्रुप में ही कर दीजिएगा, अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप सारी रेशोज कैलकुलेट करें और उनके अंदर कोई 2 3 4 बातें जो आपको नज़र आती हैं आप उनको कर दें। जैसे मैं आंसर की तरफ जाता हूं ताकि रेशोज तो सामने हों, फिर उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि रेशोज कैलकुलेट तो अभी ना करवा रहा मैं आपसे। कौन सा सवाल है ये? 4। ये देखें जी, रेशोज कैलकुलेट हुई पड़ी हैं। नेट प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर रिटर्न ऑन एसेट। अब ये रेशोज कैलकुलेट हो गई, अब उसके बाद इंटरप्रिटेशन करनी है। अलग अलग करने की बजाय बेहतर है इनको एज अ ग्रुप कर दो, ज़्यादा बेहतर नजर आएगा, ठीक है। आप कहोगे कि नेट प्रॉफिट रेशो तो तकरीबन बराबर बराबर ही लग रही है, जीपी रेशो में थोड़ा फर्क ज़्यादा लग रहा है, ऐसे ही है। तो यूं लगता है कि ये लोग देखो, ये 16 का जीपी कमा के 9 के प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, और ये 18 का जीपी कमा के 10 पे। तो थोड़ी सी बात आप यूं भी कर सकते हो कि जी लगता है इन लोगों का एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा बेहतर है, इनका कॉस्ट कंट्रोल ज़्यादा टाइट है, आप ऐसी बात कर सकते हो। अब एज अ ग्रुप आपने बात कर दी थोड़ी सी, क्योंकि टोटल नंबर तो 12 है, ठीक है। इतनी रेशोज कैलकुलेट करके अभी 4 ये किए, आपने 4 आगे और भी करनी है, 5, ठीक है। तो फिर जी 8 नंबर नहीं है, फिर एनालिसिस के भी नंबर हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब उनका स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू ए, द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड मे बी ऑन अकाउंट ऑफ हायर लेवल ऑफ सेल्स। अपने सफे पे देखो जीपी रेशो हाई होने का रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई एक रीजन आप लिख सकते हो, ठीक है। बता दो जी कि फर्क क्यों है, दोनों में फर्क क्यों है, कोई एक रीजन लिख सकते हो आप मर्जी से, ठीक है। एक आधी रीजन लिख दो बस। नेक्स्ट, रिटर्न। अब देखो इधर प्लीज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बड़ा फर्क है। आगे ना पढ़ो, पहले खुद देखो, थोड़ा एनालाइज करना सीखो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ा फर्क है जी। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कोई बड़ा फर्क नहीं था, मतलब इतना बड़ा फर्क नहीं था कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इतना सिग्निफिकेंस फर्क आ जाए। देखो ना कितना ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यहां पे कौन सा प्रॉफिट आता है वैसे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ना, तो चलो जीपी के बाद होता है, ठीक है। तो कितना को फर्क है यार, 1% का, 1.5% का, और यहां पे आके फर्क कितना पड़ गया है? ये तो 9-10 का। हाँ जी, उसी तरफ ही जाएंगे आप, ठीक है। अब मसला क्या है, जब न्यूमरेटर तकरीबन सेम है रेशो के हिसाब से, तो क्यों ए की रेशो इतनी ज्यादा अच्छी आ रही है बी की निस्बत? मतलब इनके डिनोमिनेटर में गड़बड़ होगी, इनके डिनोमिनेटर में गड़बड़ होगी। डिनोमिनेटर में क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके अंदर इक्विटी भी होती है और डेट भी होता है। एक नजर सवाल पे भी मार लेनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक नजर सवाल पे आके मारी और यहां पे हमने देखा, अच्छा बी ने लोन ले रखा है, ए ने कोई लोन नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ इधर देखो, साथ ही हम ये भी कहेंगे बी लगता है बेअक्ल भी बड़ा है, इतना कैश पड़ा हुआ है, पे करो उस लोन को, जान छुड़ाओ उससे, सुकून करो, ठीक है। बहरहाल अब ये रीजन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ना, आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है चीजों को, सिर्फ रेशो याद करने से काम नहीं चलना, ठीक है। और ना ही ये मेरी बातें सुन के पर्चे में याद आनी है, वो तो याद आएगी वो बातें जो आपने प्रैक्टिस की होंगी। तो प्रॉफिट वाली रेशियोज क्या बता रही हैं? प्रॉफिट करीब करीब सेम है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बता रहा है? ए बहुत बेहतर हो गया। तो फिर क्या मसला है? अब फॉरेन बैलेंस शीट में आपको नजर आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्विटी और डेट दोनों पड़े होते हैं, तो बी कंपनी की इक्विटी और डेट बहुत ज्यादा बन जाता है बनिस्बत ए के, इस वजह से। तो ये नहीं कह देना आपने नीचे आके अंधाधुन, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? हायर प्रॉफिटेबिलिटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हाई होने की वजह क्या है? यहां पे क्या लिखा हुआ है रीजन? सफे के ऊपर जो मैंने दिया है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। यहां पे आके लिख दो हाई प्रॉफिटेबिलिटी, रट्टे वालों लिख दो हाई प्रॉफिटेबिलिटी, सही हो गया आप। क्या ए की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए ज्यादा है बी से क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है? ये प्रॉफिटेबिलिटी तो ऊपर रेशियो में बता रहे हैं हमके, तकरीबन तकरीबन सेम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि बी ने डेट ज्यादा ले रखा है, बस ये बात बता दो, बी ने डेट ज्यादा ले रखा है जी, इस वजह से उसकी डेट इक्विटी, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बी की जो है ए से कम आ रही है, ठीक है। सही है। देखो अब एज रिटर्न ऑन कैपिटल and return on asset is better
than B because B has accumulated large balances of cash despite of availing long-term loan. Company B has used its cash balance to pay off long-term. Had company B used, कहता है कि अगर वो कैश पे करने के ये लोन पे करने के लिए कैश यूज कर लेते, इट वुड हैव बोथ दीज रेशियोज बेटर देन ए. कहता है क्योंकि वैसे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर थी ना, तो अगर ये कैश को ही निकाल के लोन पे करते तो उनकी डिनोमिनेटर कम हो जाता, तो इनकी हो सकता है बेहतर हो जाती रेशियोज उससे. ठीक है ना, और सही है, मे के साथ आप लिख दो. डन. ऐसे ही नेक्स्ट में आप आए लिक्विडिटी रेशियोज में. अभी नीचे नहीं पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये रेशियोज की नजर, रेशियोज के ऊपर नजर डालो. ए की करंट रेशियो कम है बी से, ठीक है, क्विक रेशियो भी कम है, ठीक है. अब ये तो आप बता दोगे कि जी बी की करंट रेशियो बेहतर है, यानी टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी बी हैज 2.12 करंट एसेट्स एज कंपेयर टू 1.36. ठीक है ना, और बी हैज 1.75 क्विक एसेट्स एज कंपेयर टू 0.9. मतलब ये तो क्विक एसेट से पे करने के काबिल भी नहीं है. ठीक है, ये तो आपने कह दिया, लेकिन एक नजर बैलेंस शीट पे भी डाल आते हैं. क्यों करंट रेशियो कब बेहतर होती है? जब एसेट्स ज्यादा हो. जब कंपनी के एसेट्स ज्यादा होंगे तो करंट रेशियो ज्यादा होगी. ठीक है, अब आपने करंट एसेट्स को आके देखा, स्टॉक तो चलो तकरीबन बराबर ही थे, डेटर्स, कैश दोनों ही सही नहीं है. कैश का एक्सेस पड़ा होना फजूल बात है यार. देखो हम तो पहले ही एक यूज बता चुके हैं कि यार क्या ऐसे ही लोन ले रखा है, इंटरेस्ट दे रहे हो, पे करो उसको, जान छुड़ाओ, नहीं तो कहीं और इन्वेस्ट करो, पैसा रखा हुआ है आपने ऐसे ही. फिर डेटर्स का ज्यादा होना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, इररिकवरेबिलिटी का डर पड़ जाता है. ठीक है ना, मतलब डेटर उन्हीं के ज्यादा होते हैं जिनकी क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिंजेंट नहीं होती, सुकून वाला है, कोई भी आए उधार दे देते हैं. ठीक है, बैक बेंचर्स को भी दे देते हैं. बैक बेंचर माइंड ना करना, मैं खुद बैक बेंचर ही रहा हूँ सारी जिंदगी. ठीक है ना, अच्छा जी, बैक बेंचर्स को भी दे देते. ठीक है, जबकि ए वाले जो हैं वो देख परख के, ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं, बड़ी सख्त पॉलिसीज हैं उनको, किसी को ही उस पॉलिसी सारे प्रोसीजर को पास करके जो है वो उधार मिलता है. ठीक है ना, तो डेटर्स का ज्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है, डेटर्स का ज्यादा होना खतरे की बात है. जितने ज्यादा डेटर्स उतना ज्यादा इररिकवरेबल होने का डर पड़ जाता है. और यूं कह सकते हैं हम कि हमने टाइम ज्यादा अलाउ किया हुआ है डेटर्स को, इसी वजह से हमारा पैसा ज्यादा देर डेटर्स में फंसा रहेगा. ठीक है ना, तो करंट रेशियो बी की ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि उसके कैश और डेटर्स की एक्सेस अमाउंट पड़ी है. दोनों ही सही नहीं है, थोड़ी सी बात कर देंगे कि भाई ठीक है इसकी करंट रेशियो बी की बेहतर है, लेकिन उसकी वजह क्या है? एक्सेस कैश और डेटर्स. ठीक है, एक्सेस कैश को आप यूज करो लोन के लिए या कहीं और इन्वेस्ट करो, और डेटर्स को आप कोशिश करो रिकवर करने की. ये तो रिस्क है इररिकवरेबिलिटी का, बैड डेट होने का खतरा है ज्यादा डेटर्स होने की वजह से. ठीक है, सही है, बता दो. तब भी यही बात सामने आती है, 2:1 होनी चाहिए, तो ये नीचे और ये ऊपर निकल गया थोड़ा सा. ठीक है, लेकिन बिल्कुल आइडियल होती नहीं नॉर्मली, तो ये आइडियल के करीब करीब ही है. ठीक है, इतना को तो वेरिएशन चलता ही है. आप बिल्कुल कैसे नक्के से नक्का मिला के चलें, 2:1 ना हो तो फिर क्या बेच दें, कुछ एसेट्स बेच दें, डेटर्स क्या करें, कुछ बिल्कुल रेशो नहीं सामने के 2:1 ही रखनी है. ये तकरीबन 2:1 ही है. मसला तब होता है जब 5:1 हो जाए. जाग जाओ, अच्छा जी सारे जाग जाओ, तुम्हारी आज खैर नहीं है. कंपनी बी हैज बेटर करंट एंड क्विक रेशियो, ये बता दिया आपने. हाउ इट अपीयर्स दैट दीज रेशियोज आर बेटर देन कंपनी ए ड्यू टू substantially high amount of trade debts in terms of percentage of sales and sale day. अच्छा, उसने साथ इनको भी पकड़ लिया, वर्किंग कैपिटल रेशियोज को भी साथ ही पकड़ लिया उसने. अगर कोई लाइन वहां पे आ रही होगी ना, ठीक है, तो उसको भी यूज कर गया. बहरहाल चलो देखते हैं आगे जाके. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिस्क दैट दीज ट्रेड डेट्स मे प्रूव इररिकवरेबल. मोर ओवर देयर मे बी इंडिकेटिव ऑफ इनएफिशिएंट डेट कलेक्शन एज वेल. कि उन्होंने मूंछों वाले ही नहीं रखे हुए जो जाके रिकवर कर लें. ठीक है, ए ने रखे हुए हैं. ठीक, वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं 55, 73. यहीं से पता लग रहा है, देखो ये ज्यादा डेज अलाउ करते हैं. अब ये आप ऊपर बोल सकते थे साथ ही कि वो डेटर को ज्यादा डेज अलाउ करते हैं, जिस वजह से डेटर ज्यादा होते हैं. देखो जहां पे उधार ज्यादा मिलेगा, उधार वाले उधर ही आएंगे ना, ज्यादा दिन का उधार मिल रहा है. ये कहते हैं 2 महीने में पैसे दो, ये कहते हैं 3 महीने में पैसे दो, तो उधार खरीदने वाला इधर ही जाएगा यार, चलो इधर से ज्यादा उधार मिल रहा है.
ठीक है ना। इसी वजह से क्रेडिट सेल्स इनको ज्यादा मिलेंगी। जो डेटर्स को ज्यादा डेज अलाउ करते हैं पे करने के लिए, क्रेडिट सेल्स उन्हीं की ज्यादा होंगी ना, तो डेटर्स भी इसीलिए इनके ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर इन्वेंट्री टर्नओवर। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर इनका बेहतर है, 40 दिन लेते हैं, तो फिर मतलब तो वहीं जा रहा है क्या। इन्वेंट्री टर्नओवर भी इसीलिए बेहतर है, क्यों, उधार ज्यादा दिन के लिए दे रहे हैं, ज्यादा दिन के लिए दे रहे हैं तो लोग इनसे ज्यादा चीजें खरीदते हैं उनकी निस्बत। अब ये क्या है, ये एनालिसिस है। तो रेशियोज याद करके सुकून करने वालों, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट जी। क्रेडिट टर्नओवर ये ऑलमोस्ट सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और बिजनेस साइकिल इनका 22 दिन है और इनका ये 17 है, ये 117 नहीं है, इसको सही कर लें। ऊपर नजर आ रहा है ना, तकरीबन 100 कुछ ये बन गया और 96 माइनस करें। बेटा जैसे कह रहा हूं वैसे करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, ये पेज याद कर लें। अभी तो बोला आपको कि आपने वहां हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे लिखना था बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, तो फिर उसने कहना था अगली बार बेटा फिर आओ। यूज करना है उसको, बिल्कुल करना है, लेकिन ध्यान से, पर जरा पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करें, इसको लिख लें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस करने होंगे रिवीजन प्लान में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे ना, मैं आपको रिवीजन प्लान के अंदर वो लिख के दे दूंगा। जो कह रहा हूं सिर्फ वही करो, जो दे रहा हूं सवाल में वही करो। क्या सारे ही इंपॉर्टेंट हैं जितने हमने किए हैं, मैंने कोई गैर अहम चीज करवाई ही नहीं है। जो तुमने छोड़ी वो पर्चे में आनी है इंशाल्लाह। स्टॉक जी, बेटा जी क्या फरमा रहे हैं। इसको तो आप कह दो कि ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अब सवाल खामोश है तो ये क्रेडिटर, बेटा प्लीज, क्रेडिटर की रेशो के ऊपर मसला तब आता जब सवाल के अंदर वो लिख के बता देता कि आपके क्रेडिटर आपको 3 महीने का टाइम देते हैं। चलो 3 महीने तो बराबर हो गए, 2 महीने का टाइम देते हैं, तो आप क्या कहते हैं, उफ अल्लाह, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, 2 महीने का टाइम देते हैं और ये लोग 3-3 महीने बाद पैसे देते हैं, तो इनकी तो गुडविल खराब हो रही है। तो तब इस तरह से आपको करना पड़ना है। पढ़ के देखो, स्टॉक टर्नओवर ऑफ कंपनी बी इज बेटर। ओहो, ये तो व्हाइट वाला चल रहा है। स्टॉक टर्नओवर ऑफ कंपनी बी इज बेटर देन ए। कंपनी बी इज टर्निंग स्टॉक, अब देखो ऊपर डेज पड़े हैं और नीचे टर्नओवर डेज की बजाय टाइम्स में बता दिया। कोई मसला नहीं है, ऐसे मैंने आपको कहा था कर सकते हैं आप। बाकी आप डेज के हिसाब से भी कह लें तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि कंपनी बी के इन्वेंट्री का, स्टॉक का टर्नओवर ज्यादा ही होगा। जब डेज कम है तो स्टॉक टर्नओवर ज्यादा ही होगा। ठीक है, वेयर एज कंपनी ए इज डूइंग इट इन 6 times a year। आप डेज ही लिखने, कोई मसला नहीं। कंपनी ए इज मोर एफिशिएंटली कलेक्टिंग इट्स डेटर्स। This would be due to fact that company B is following a lenient credit policy to attract more revenue, ताकि और सेल्स आए। This fact is also supported from higher stock turnover ratio in B। ठीक है, अब ये बातें लिखने से ही आएंगी बेटा, ये मैं याद नहीं करवा सकता आपको। ये ब्रॉड करना है अपने अपने माइंड को और अपने एक्सप्रेशन को, और वो लिख के ही करना है, सो के नहीं करना। जंग वाले, इसको जंग वाले को उठा दो। ठीक है, कंपनी ए हैव अवेल्ड बेटर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है तो उन्होंने उसको भी कह दिया, ये 5-6 दिन का फर्क है ना, इसको भी कह रहे हैं क्या, कंपनी ए ने अपने क्रेडिटर से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी। देखो मैंने इसको क्या कहा था अभी कि इससे मैं 10,000 उधार पे, 10,000 का ये पेन उधार पे ले लूं तो मुझे मुफ्त का लोन मिल गया बगैर इंटरेस्ट के, और 5,000 अपना रख के 10,000 इसको वापस कर दूंगा, मेरी जेब से कुछ गया भी नहीं, 5,000 आ भी गया। तो क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर एक मुफ्त का फाइनेंस है। तो जितना लंबा अरसा ये आप निगोशिएट कर लो, ये नहीं कहना कि जितना लंबा अरसा आप इनको रुला के पैसे दो, नहीं, आपने इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना होता है कि आपने जितने बेटर निगोशिएट करके जितना मैक्सिमम पीरियड आपने क्रेडिटर से ले लिया वो बेटर है। लेकिन साथ ही एक और चीज भी होती है जी, कैलकुलेशन तो आपको शायद इसकी ना करनी पड़े इस लेवल पे, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक बीएफडी में होता है। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे, शायद यहाँ पे भी आ गया हो, अब मुझे नहीं पता। खैर सुने तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप कैलकुलेशन भी इसकी करके देखते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है ना, फिलहाल कैलकुलेशन नहीं होगी, पर
पता तो होना चाहिए एक थोड़ी सी बात का, ठीक है? क्या चीज़, क्या बात हो रही थी? डिस्काउंट की। आपने लंबे अरसे के लिए क्रेडिट ले लिया, हो सकता है कोई सेटलमेंट डिस्काउंट उसने अलाउ किया हुआ था, वो आप फोरगो भी कर रहे होगे, तो ये हो सकता है। अब वहां पे ना जो आप फाइनेंस मैनेजर होते हैं जब जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यही फिर देखते हैं कि मैं क्रेडिट पीरियड अलाउड मैक्सिमम कर रहा हूं, तो इस पे मुझे बैंक वाले लोन का इंटरेस्ट बच जाएगा कि ये पैसा मैंने क्रेडिटर से उधार ले लिया, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कैश डिस्काउंट जो उन्हें अलाउ करना था वो फोरगो करना पड़ेगा। तो आप फिर डिसीजन लोगे, जो चीज हायर होगी उस तरफ चले जाओगे। ऐसे डेटर के केस में होगा, आप कहोगे डेटर जल्दी पैसा दो, जल्दी पैसा दो, जल्दी पैसा दो, डिस्काउंट ले लो, डिस्काउंट ले लो, ठीक है? अब हो सकता है आपके डिस्काउंट की अमाउंट ज्यादा बन जाए, और अगर आप यही पैसे बैंक से उधार लेते तो उस पर ऊपर इंटरेस्ट कम बनता, तो डिसीजन मेकिंग वहां पे चल रही होती। तो ये कैलकुलेशन आपने यहां नहीं करनी, बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको कि क्रेडिट पीरियड अलाउड लेंथी करने पर हो सकता है डिस्काउंट जो आपको रिसीव होना था वो फोरगो करना पड़े। और डेटर्स के पीरियड को कम करने के लिए जब आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो ये एक्सपेंस आपको एक इनकर करना पड़ सकता है डेटर की कलेक्शन पीरियड को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना? अब ये सारी बातें ही हैं, ठीक है? लेंथी बहुत हो जाएगा, ठीक है? बेहतर यही है अगर वो ग्रुपिंग करके रेशियोज कहे एनालाइज करो तो आप ग्रुपिंग करके उसका एनालिसिस करें। और अगर वो यूं लिख दे लिस्ट बना के कहे एनालाइज फॉलोइंग और नीचे लिख दे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, तो फिर आप भी अलग अलग इंटरप्रेट करना। हो जाए तो कर दो, गुनाह नहीं है, बेहतर है, अच्छा है, सामने सोच आ जाएगी। यही तो कह रहा हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो सोच बेहतर हो जाएगी। जब सोच बेहतर हो जाएगी तो एक दो बातें लिख लिया करोगे, कोई नहीं, अगर क्रॉस इंटरप्रिटेशन कर लो तो खैर है, हो जाए अल्लाह लो तो कोई गल है यार, अल्लाह की तरफ से आमद हो रही हो, बात समझ आ रही है, सामने रेशो नजर आई यार, ठीक है? आपकी करंट रेशो बेहतर है जी, क्यों बेहतर है जी? इनका स्टॉक जो है वो इनके डेटर ज्यादा है, साथ ही आपको वर्किंग कैपिटल नजर आ गई इस तरह से, आप देखो यार वाकई डेटर्स इनके ज्यादा हैं, ये डेज जो है वो ज्यादा अलाउ कर रहे हैं, तो लिख दो साथ, हर्ज क्या है? नहीं लिखोगे तो गुनाह नहीं है, लिख दोगे तो सवाब तो मिलेगा ना। अच्छा जी, द फैक्ट इज ऑल्सो, अच्छा हो गया जी। कंपनी ए हैव अवेल्ड बेटर क्रेडिट फैसिलिटी, ये लिखा हुआ है जी उन्होंने, ठीक है? कंपनी ए हैज अवेल्ड बेटर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स क्रेडिटर्स बट इट मे हैव फॉरगॉन सम सेटलमेंट डिस्काउंट। वैसे ये बनता नहीं था इतना ज्यादा, 5 तो दिन का फर्क है, लेकिन चलो उसने लिख दिया ताकि आप कहीं और इसको यूज कर सको, एक अच्छा पॉइंट है ये भी, ठीक है? हिम्मत है, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत और करें। ये देखें जी, बूम लिमिटेड, एक अच्छा सवाल था। बूम लिमिटेड को मैंने डिस्कस करा, टेंशन ना ले। बूम लिमिटेड के अंदर क्या था सुने, उसने आपको फॉलोइंग इंडस्ट्री डाटा हैज बीन गैदर्ड, ये डाटा दे दिया था। उसने इंडस्ट्री की जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, करंट गियरिंग, नॉन प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट कह रहा हूं, नॉन करंट एसेट पे रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न और इक्विटी पे रिटर्न, ये रेशोज कैलकुलेट करके उसने दे दी, ठीक है? अब उसने क्या कहा रिक्वायरमेंट में, कंप्यूट बीएल्स की ये वाली रेशोज जो ऊपर हमने इंडस्ट्री की दी हुई हैं, बीएल के लिए ये कंप्यूट करो, सिर्फ 4 नंबर, ठीक है? तो अब रेशोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेशोज कैलकुलेट करनी है और 4 नंबर हैं, यानी 4 इंटू 1.8 करो जरा, 7.2 मिनट्स की बजाय भी आपको 6 मिनट में करना चाहिए, कुछ बच जाए टाइम। अब 7 रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए 6 से 7 मिनट है, ठीक है? तो बस क्विकली करना है, ठीक है? उसके बाद फिर उसने अगला काम क्या कहा, फॉर ईच रेशियो गिव 1 पॉसिबल रीजन। आपके पास तो 3 4 4 रीजन मौजूद हैं जो सफा आपको दिया है, कोई एक अपनी मर्जी की उठा के, हायर है, याद एक साइड वाली कर लोगे, हायर या लोअर, उस हिसाब से देख लेना। कतन नहीं लिखना, मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि आपसे उसने कहा, इधर देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको सुन लो। जीपी रेशो है, अब एक बच्चा है वो ये करता है जी, जीपी रेशो कैलकुलेट करने के लिए वो यूं आके पहले बेहतरीन ऐसे ऐसे बाजू चढ़ाता है, ऐसे सफ़े को यूं साफ करता है, ठीक है जी? उसके बाद फिर वो ऐसे करके लिखता है, जीपी रेशो नहीं लिखना, गुनाह मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है जी? उसके बाद वो यूं लिखता है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स into 100, answer would be in percentage, step 1 over, step 2
ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, इधर आपने यहां पर लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, उसके बाद आपने यहां पे जब फिगर लिखी ना ग्रॉस प्रॉफिट की, जी 490 ग्रॉस प्रॉफिट है जी, नेट सेल जो है वो 1000 है इंटू 100, तो ये क्या है? ये फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज फॉर, किने पूछा सी, किने पूछा सी हैं? ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ये मैंने जीपी लिखा, ये वो सेल लिखा, ये इंटू 100 किया, दैट्स इट। टाइम नहीं जाया करना, ठीक है? अहम सवाल था बच्चे का जी। अच्छा जी, बेटा लिखना है, जो लिखना है वो बता दिया है, उसको बताना तो है ना कि कैसे निकाला है, साथ वाले से देख के नहीं निकाल। ये कर लेना है, ठीक है? ये फॉर्मूला लिखा है आपने, अंग्रेजी नहीं लिखनी, बस फिगर्स लिख देनी है, फिगर्स उठाओगे तो सही हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा जी, ओके, तो इसको आप सोल्यूशन को नजर मार लें, बेशक इसमें रीजन इसी तरह से लिखी हुई होंगी। कौन सा क्वेश्चन है? 6, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रॉस प्रॉफिट है बीएल की 100, इंडस्ट्री की 23, अब कम है। अब इसको छोड़ो, पहले अपनी बात करो। जीपी रेशो कम है, तो इसका मतलब शायद ये नए होंगे, इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिली होगी, अभी लेवल अभी इनका वहां तक नहीं पहुंचा, इनको रॉ मटेरियल सस्ता नहीं मिलता होगा, इंडस्ट्री में लोगों को सस्ता मिल रहा होगा, ठीक है? इनएफिशिएंट लेबर हो सकती है, निकम्मी लेबर, जैसे आप निकम्मे स्टूडेंट्स हैं मेरे, हैं बहुत ज़्यादा इस क्लास में, लेकिन हैं निकम्मे ज़्यादा, ठीक है? इनएफिशिएंट क्लास हो सकता है बिल्कुल, ठीक है? और जी, और सेल प्राइस कम रखी हुई हो जी, हो सकता है इन्होंने क्यों कम रखी हो जी, ताकि हमारी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएं, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएं जी। डिस्काउंट जीपी के बाद आता है, कोई और बताओ। अब वैसे एक बात भाई सही कर रहे हैं, एपी वैक वाले सवाल में ऐसे होना है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस पहले जीपी के बाद होता था। अभी हमने एंट्री पढ़ी राइटली, भाई साहब ने, ये कभी कभी काम की बात भी कर देते हैं, ठीक है? तो आप सेल्स को डेबिट किया करते हैं हम डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को, तो बिल्कुल आप ये बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस का बढ़ जाना या डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम का ना मिलना। क्यों? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम मिलेगी तो परचेजेस हिट होकर कम होंगी, परचेजेस कम होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। यहां प्रॉफिट कम हुआ है, तो प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या है? प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या है कि आपको शायद डिस्काउंट, तो खैर बातें जितनी बढ़ाते जाओ, उसने एक कहा था भाई, उसने एक, कहाँ चले गए हो आप लोग? उसने एक रीजन कहा था, मुझे भी लपेट के साथ ही ले गए, 5-6 रीजन हो गए, बट ठीक है, एक रीजन कही है तो पर्चे में एक ही लिखनी है, आपने 2-3 लिखनी, वो उसने लिखी हुई है 2-3 सोल्यूशन के अंदर, ताकि जो बच्चे को पसंद हो वो याद रख ले, ठीक है? तो इस तरह से आपने एक एक रीजन बतानी है। जैसे मिसाल के तौर पे करंट रेशो, कोई गियरिंग रेशो, चलो 50-50 है इंडस्ट्री में, इनकी 37 है डेट और इक्विटी, ये तो बेहतर है, इनकी गियरिंग रेशो कम है, ये कम रिस्की हैं, इनको इंडस्ट्री की किसी और कंपनी के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से नया लोन मिल सकता है, ठीक है? तो रीज़न कोई भी लिख सकते हो आप, लोअर द इंडस्ट्री है, डिफिकल्टी इन रेजिंग, वो कहते हैं जी शायद डिफिकल्टी है ड्यू टू लो प्रॉफिट्स, क्योंकि इंटरेस्ट कवर भी तो देखता ही है ना बैंक। बैंक सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो तो नहीं देखेगा, बैंक लोन देते हुए तो इंटरेस्ट कवर भी देखेगा, और ऊपर हम देख के आए इनका जीपी ज़रा कम है इंडस्ट्री से, ठीक है? तो हो सकता है वो ये बात देख रहे हो बैंक वाले कि नहीं, प्रॉफिट इतना नहीं है कि हमें कवर मिले, हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, आपने कोई एक रीज़न देनी होती है, हिम्मत कर ले थोड़ी सी, ठीक है? कैसे कैसे ओवर, हफ्ते वाले दिन तो आपने इतना पढ़ लिया था, ठीक है नहीं? अब सुने मेरी बात, असल में ना ये थोड़ा सा काम ऐसा ही था, इसलिए मैंने आज इसको साइड पे कर दिया। सुन लें, 1-2 क्वेश्चंस और देख लें, और उसके बाद 4 एमसीक्यूज करके छुट्टी, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, कंप्यूट करनी है फॉलोइंग रेशियोज और कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, कीपिंग इन व्यू ऑफ ये वाली इंफॉर्मेशन, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है सवाल में, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, बस इसके अंदर आज ना थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो 752 पेज पे पास पेपर 7, अच्छा पास पेपर 8 वैसे तो मैंने होमवर्क में दे दिया है, पर ये आसान बहुत है। क्यों?
11 नंबर की तो सिर्फ कंप्यूट करने के लिए कह दिया उसने वर्किंग कैपिटल रेशियोज को। वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज निकालो और लिक्विडिटी रेशियोज निकालो, ठीक है। लिक्विडिटी की 2 रेशियोज हैं, वर्किंग कैपिटल की 4 ही रखना, मेरा मशवरा है, ठीक है। अगर सहूलत मिल रही है तो सिर्फ कंप्यूटेशन करनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर कम है मेरे हिसाब से, इसके 6 नंबर होने चाहिए थे, हर रीजन के 2 नंबर होने चाहिए थे, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। सुनो, वो कहता है असल तो आप लोगों का ये काम है ना, ठीक है। वो कहता है बताओ 3 पॉसिबल मेजर्स जे केएल जो ले और वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो जाए। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल को इंप्रूव करना है तो डेटर डेज को कम से कम करो, इन्वेंट्री डेज को कम से कम करो और क्रेडिटर डेज को ज्यादा से ज्यादा ना करो, क्रेडिटर से जाके निगोशिएट करके ज्यादा से ज्यादा दिन लो, यूं लिखना चाहिए आपको। अब डेटर डेज कम से कम कैसे होंगे? डिस्काउंट ऑफर कर दो, डिस्काउंट ऑफर कर दो, या अपना रिकवरी डिपार्टमेंट थोड़ा सा मजबूत कर लो, ठीक है। तो आप जो है वो डेटर्स की कलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर को बढ़ाने के लिए भी आपको डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर सकते हो। क्रेडिटर्स के डेज को बढ़ाने के लिए आप जाके मिन्नत तरला कर सकते हो कि कुछ दिन बढ़ा दो, हमें अच्छे टर्म्स के ऊपर आप चीज़ सेल करो, उधार दो, ठीक है। तो ये रीजंस लिखे हुए हैं सोल्यूशन के अंदर, मैंने खुद लिख दिए थे आसान से करके, आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 2 सवाल हो गए होमवर्क में। अब एक हैवी सवाल है, इस हैवी सवाल की समझ आपको कोई नहीं आनी, आपने बड़ा खपना है। देखो ना, वो कहता है इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट। देखो क्वेश्चन 11 पेज 755, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी डिस्कशन वैसे तो तैयार कर ली है साकिब भाई ने, ठीक है, लेकिन मैं इसको आज अपलोड नहीं करने दूंगा, वरना आप लोग आज इसको अटेम्प्ट करने की बजाय सुन लेंगे, कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सर ने सही समझाया है, सर ने जो कहा है ना वो सही कहा है, हमने चेक कर लिया सुन के, ठीक है ना। ये बड़ा मसला होता है, ठीक है। कल आप लोगों की अटेम्प्ट चेक होगी, पहले 2 सवाल सिर्फ जबानी देख लेना, इसको तो अटेम्प्ट करना, ठीक है। वैसे सारे ही आप करोगे क्योंकि मैंने आज का दिन कोई नई चीज नहीं कराई, सिर्फ रेशियोज के ऊपर आपको रखा है, ओके। सुनो अब, सुनो 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 सुनो, वो कहता है एपीवैग लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ फॉलोइंग मेजर्स, कुछ मेजर्स लेना चाह रहे हैं ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ द ईयर इन ऑर्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस। पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। अगर बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से किसी को पे करोगे तो वो बढ़ जाएगा लोन, बैंक का लोन बढ़ जाएगा, बैंक की फैसिलिटी को यूज करके किसी को पेमेंट की ना, बैंक का लोन बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही 5% डिस्काउंट भी अवेल कर जाओगे उससे। अब वो कहता है जरा बताइएगा एडजस्टमेंट 1 का जीपी पे क्या असर होना है, नेट प्रॉफिट पे, करंट रेशियो पे, स्टॉक टर्नओवर पे, रिटर्न पे, क्विक रेशियो पे। तो मजा आ जाना है, ठीक है जी, इस सवाल का मजा आ जाना है। इस सवाल का तरीका होगा एक बड़ा हैवी तरीका है, बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंपैरिजन से मैंने समझाया हुआ है इसके अंदर, लेकिन उससे पहले मैं 2-4 एमसीक्यू डिस्कस कर लूं, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है आज का, ठीक है जी। और दिल तो ये चाह रहा है आज ही अवेलेबल कर दूं, सुने वो आप लोग अगर ये मुझे श्योरिटी दे दें कि आप पहले नहीं दे सकते, चले इसको आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब सिर्फ मुझे 4 एमसीक्यूज करवाने दो, उसके बाद मैंने इस टॉपिक के या ईपीएस का कोई एमसीक्यू नहीं कराना, आप जब तक कहेंगे नहीं। क्या मतलब? आपको कोई सवाल होगा तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से तो ये 2-3 एमसीक्यूज मैं करा दूं तो ही काफी है, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट चुप करें। क्वेश्चन 3 की गियरिंग रेशो में किसी और को मसला है जी? जी बोले, नहीं है तो आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ लेना क्लास के बाद, ठीक है। किसी और को मसला हो तो वो इंडिविजुअल 2 भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं।
11 के अलावा, अच्छा चलो थोड़ा बोझ कम करता हूं आपका। फिलहाल फिलहाल 7 रहने दें। 7 में फिर कल हो सकता है क्लास में खुद ही डिस्कस करके फिर होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो 7 को रहने दें। हाँ भाई, सुबह वाले बच्चे जो कर चुके अच्छी बात है, कर चुके, ठीक है। अब तक करके वो लेक्चर ले रहे होंगे ना शाम को, ठीक है। होमवर्क करने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे आप लोगों की तरह नहीं, ठीक है। और ये 8 आपका होमवर्क है जी। और उसके बाद 11 जी, 11 और 8 फिलहाल। ये इतना आसान है कि ये किसी भी वक्त मैं आपको क्लास में समझा के बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ये मुश्किल नहीं है। 9 इसलिए मैंने नहीं करवाया। 11 और 8 आपका होमवर्क है, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 2 कीजिएगा। एमसीक्यू नंबर, सारी रेशोज आपने पढ़ ली, बड़े आप टार्जन बने फिरते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 कीजिएगा। 772, पेज 772, एमसीक्यू नंबर 2, सालिक। मैं पेज नंबर के लिए ऊपर रखा हुआ था, ये लो। अच्छा जी, सुने अब, बड़ी अहम 1-2 बातें सुन लें ताकि सारे एमसीक्यूज में फिर ये आपके काम आ सकें। इस एक एमसीक्यू ने टोन सेट कर देनी है एमसीक्यूज की, रेशोज वालों की। बड़े ध्यान से अगले 2-3 मिनट मेरी बात सुननी है। पहली बात, हुआ क्या है जी, हुआ क्या है। वो कह रहे हैं जी क्रेडिटर पे करने के लिए कैश यूज कर लिया, यानी कि करंट रेशो होती है ना, करंट एसेट ओवर। तो मिसाल के तौर पे कोई फिगर अज्यूम कर लो, 50 रुपए की लाइबिलिटी पे करने के लिए 50 का एसेट यूज हुआ। अब आपके दिल में आ रहा है नो इम्पैक्ट, ठीक है। अभी जरा 1 मिनट में 3 सिचुएशंस बनाता हूं। सिचुएशन वन है जी, आपके करंट एसेट्स थे 1000 रुपए के और करंट लाइबिलिटीज भी थी 1000 रुपए की। आपने 50 यहां से माइनस किया, 50 यहां से माइनस किया, आपका आंसर आया 950 बटा 950। तो पहले आपकी रेशो थी ये आप 1000 पे थे ना, तो आपकी पहले रेशो कितनी थी 1:1। और आपकी रेशो अब भी कितनी है, आपका दिल कर रहा है ये। अब एक और सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो 2 है कि आपके करंट एसेट्स हैं 1000 के, लेकिन आपकी करंट लायबिलिटीज हैं लेट से 700 की। डिफरेंट हो सकती है ना, वो सेम ही रखें आप, क्योंकि आपने कहा है कि हमने सेम ही रखना है, क्रेडिटर पे करने के लिए कैश यूज किया है। अच्छा, अब ये बाद में करना, पे बाद में करना। पहले मुझे बताओ, अगर आपकी 1000 करंट एसेट है और 700 करंट लायबिलिटी है तो करंट रेशो क्या है, 0.7:1, ऐसे ही है। आपने 50 रुपया और 50 रुपया पे किया, बताएं आंसर क्या आया, 950 बटा 650। आंसर बताएं हैं, 1 पॉइंट। ये जो जबानी बोल रहे हैं प्लीज कैलकुलेटर पे 950 बटा 650 करें। पहले इन्होंने 1000 बटा 700 किया है, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि बहुत करीब है। अच्छा जरा चेंज करें, जरा फिगर बड़ी करें ताकि जरा थोड़ा थोड़ा सा अच्छा फर्क आए। 200 रुपए का मैं क्रेडिटर 200 का पे कर दूं जी, कैश थोड़ा फर्क तो आए ना, जरा फिगर में जरा ड्रास्टिक फर्क आना चाहिए, ठीक है। 1000 बटा 700 कैलकुलेटर पे करो, 1000/7। हाँ ये यहीं पे गलत था, 1.4:1। ये रेशियो है आपकी, इस वक्त ये रेशियो है।
आपने एक क्रेडिटर पे किया, मिसाल के तौर पे वो 250 का है, 250 रुपए का क्रेडिटर कम हुआ लाइबिलिटीज में से, और 250 रुपए ही कैश कम हो गया। क्या आंसर आया? 750 और इधर 450, क्या हो गया? लो, आप तो कह रहे थे कि अगर ये अमाउंट सेम हो तो रेशो सेम रहेगी। वो सिर्फ इस सूरत में रहेगी अगर आपके करंट एसेट्स लाइबिलिटीज ऑलरेडी बराबर हैं। अभी रुको, एक और सिनेरियो भी बना लो। आपके एसेट्स तो हैं 1000 ही, आपकी लाइबिलिटी जो है वो 1300 है, मिसाल के तौर पे 1300 है। अब बताओ जी, आपकी रेशो 1.3, जबानी मत बोलना, अगर तुमने दोबारा जबानी बोला मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। 0.8 कर लूं? 0.8:1। आपने लाइबिलिटी पे करनी है, कोई अमाउंट बताएं, 300 कर दें तो 300 कैश में से कम कर लिया, 300 तो 700 बटा 1000, क्या आंसर आया? पॉइंट। ये क्या अजीब सी कहानी है, अजीब ही कहानी है, काम तो एक ही हो रहा है। यानी हम सेम अमाउंट माइनस कर रहे हैं, एक सिनेरियो में रेशो कोई नहीं चेंज हुई, एक में बढ़ गई, एक में कम हो गई। बात समझो, रेशो बराबर रही कब? जब करंट एसेट्स बराबर थे करंट लाइबिलिटीज। रेशो बढ़ गई कब? जब एसेट्स ज्यादा थे लाइबिलिटीज से। न्यूमिरेटर ज्यादा था तो न्यूमिरेटर की तरफ खींच के ले गया रेशो को, बढ़ गई। रेशो कम हो गई कब? जब डिनोमिनेटर ज्यादा था ओरिजिनली, ठीक है ना। अब ये बहरहाल जो भी है, आप हर एमसीक्यू के ऊपर एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, लेकिन इस बात का कैसे पता लगेगा कि इस वक्त ये सिनेरियो बनना है? ये देखो क्या हो रहा है जी, डिक्रीज। जरा चेक करना जाके, जरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चेक करना जरा जाके, जरा सोल्यूशन में देखना जाके क्या लिखा हुआ है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वाला सिनेरियो है? एक लाइन ने नेट में करंट लायबिलिटीज हैं। अब देखो बेटा, ये असल चीज है जिसने आपके एमसीक्यूज भी टोन सेट कर दी मुश्किल वालों की, और एपीवेक वाले सवाल की भी टोन सेट कर रहा है ट्राई करने के लिए। सुनो इधर, नेट एसेट्स किन्हें कहते हैं जी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करें तो नेट एसेट्स आते हैं। पहले सिनेरियो में नेट एसेट्स कितने हैं? 1000 में से 1000 माइनस किया 0, ये ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर 1000 में से, इधर देखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की तो 300 के नेट में एसेट्स आए, नेट करंट एसेट आए, क्योंकि एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, तो नेट करने से क्या आएगा? एसेट या लायबिलिटी? एसेट। तीसरा स्कीनैरियो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हां जी, एसेट 1000 है, लायबिलिटी 1300 है, तो माइनस 300, यानी नेट में करंट लायबिलिटी। अब आपने एमसीक्यू करना है ना, तो उसने लिखा हुआ नेट करंट एसेट, तो आपने अपनी एग्जांपल में कोई सी फिगर लेनी है, लेकिन नेट करंट एसेट करने हैं तो एसेट को ज्यादा रखना है लायबिलिटी से, आपका एमसीक्यू सही हो जाएगा। यहां तो सेम ही होना था, ठीक है। आपने एमसीक्यू लिखा, उसने लिखा हुआ एमसीक्यू में आप देख रहे हैं कि नेट में करंट लायबिलिटीज हैं, तो कोई सी फिगर यहां पे ले लो, लेकिन लायबिलिटीज को ज्यादा रख लेना, ठीक है। और फिर आपकी एग्जांपल से आप ये प्रूव कर लो, ठीक है ना। सही है। लेकिन मैंने जो डिस्कशन कल अपलोड करनी है ना, इसमें तो आप खपेंगे ना, हर एक चीज को सोचेंगे और फिर कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है यार, हम तो ये सोच रहे हैं ये हो रहा है। फिर जब डिस्कशन आएगी तो उसके अंदर आपको इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा, वहां पे फिर आपको पता लग जाएगा तरीका वारदात क्या होता है, ठीक है। फिलहाल तो ये बात समझ आ गई कि नेट करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है और नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? बोलो। नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है व्हेन करंट लायबिलिटीज एक्सीड करंट एसेट, ठीक है जी। और नेट में कहीं करंट एसेट लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा? व्हेन करंट एसेट्स इंक्रीज एक्सीड करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। किसकी पिक्चर है इसकी? ठहर जाओ, सदकल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, 5 तक तो बात हुई नहीं हुई कि 5:30 तक हुई है?
मैंने कहा था 3:30 से 5:30 क्लास हुआ करेगी। खैर मैं 5:30 तक आज नहीं पढ़ाने लगा, 5:25 तक पढ़ा लूंगा, 5:30 तक नहीं पढ़ाता। अच्छा ये करीब आके ना एंड के क्लास के मेरी चार्जिंग फुल हो जाती है, पता नहीं क्या। सुन इंसान ही रहो भाई, इंसान ही रहो। अच्छा बस 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 बस, नहीं पढ़ाता इतना, टेंशन ना लो। ये होमवर्क में करना और इसके अलावा सारे ही कर लेना, कोई मसला हो तो मुझे बताना, ठीक है। अभी छुट्टी नहीं हुई। ट्वेंटी 28 भी होमवर्क में, ठीक है। सुने ना बेटा, छुट्टी दी है मैंने। एक बार पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो सोचूंगा। अब सुने, आखिरी बार, काम नहीं करा रहा। MCQ 28, MCQ नंबर 8, ये 2 आपने मेरे कहने पे करने हैं, उसके अलावा सारे चेक कर लेने, किसी में मसला तो नहीं है, ठीक है। एपी पैक वाला सवाल आपका होमवर्क है, और दूसरा पास पेपर 8 भी, 8 और 11। जो सवाल आपने कल नहीं किए या अच्छे से नहीं किए थे, खूब मेहनत कर लें, आज का दिन लगा लें। कल से आपको रेशो पकड़ में नहीं आएगी, सुन लें। कल से एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटे की जो होगी, उसमें मैं IS 16 का एक सवाल कराऊंगा, एक कॉन्सेप्ट रहता है उसमें, प्लस स्पुतनिक लिमिटेड एक पास पेपर है वो रहता है, वो करवाऊंगा। और फिर NPO की मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ानी है। तो ये रेशो वाला सवाल तो सिर्फ फ्रेश क्लास आधा पौना घंटा ही हुआ करेगा, आपकी पकड़ से जाता रहेगा ये टॉपिक, अगर आपने आज जाके मेहनत ना की, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।